जब मूवमेंट्स बनते हैं तो ये उसमें पर्सन्स की जो शहादत है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। हमारी अपनी तारीख़ आप उठा के देखिए, क्या चंद्रशेखर या भगत सिंह या राजगुरु इन लोगों की फांसी के बाद फ्रीडम मूवमेंट बंद हुआ? ब्रिटिशर्स ने लाखों लाख लोगों को मार डाला। लाला लाजपत राय पे लाठी चलाने से लेके और आखिर में मतलब हमने तो आप आज की तारीख़ में बड़ा मिलिटेंट और ये सब टेररिज्म के आप कहते हैं, हमने आज़ाद हिंद फ़ौज बना के हमने बाकायदा अपनी सीमा के बाहर तक जाके लड़ाई लड़ी है जी। और हम लड़े उसके ऊपर। तो क्या हमारा फ्रीडम मूवमेंट ख़त्म हो गया था? इज़राइल के साथ दिक्कत ये है कि इज़राइल को इस लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है, अब से पहले जब भी खबरें आती थीं ब्रिटिश मीडिया में, अमेरिकन मीडिया में, ग्लोबल खबरें आप पढ़िएगा कभी, वो खबरें आती थी कि रेजिस्टेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म इस तरह की बात। इस लड़ाई का सबसे बड़ा जो एक नैरेटिव चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि आम फ़िलिस्तीनी आज़ादी की बातें कर रहे हैं और आम आदमी सड़क चलता यूरोपियन, सड़क चलता अमेरिकन, चाहे वो कहीं भी बनाए, वो बेईमानी से हो, इधर हो उधर हो। टू नेशन थ्योरी दोबारा से ज़िंदा होगी, वो कहाँ पता नहीं दफन थी, कभी जिक्र नहीं होते थे, को एग्जिस्टेंस की बातें होने लगी। और अब ये सवाल होने लगा कि भाई अब ये मामला जो है सेटल करके और ये सब जो है पीस लाया जाए और एक नेशन। हम इस बात के आप मान के चलिए, शहादतें हर रेवोल्यूशन कुर्बानी मांगती है, चाहे मूवमेंट पीसफुल रहे हो चाहे जो भी रहा हो। और ये तारीख़ रही है ब्रिटेन की, अमेरिका की और इसराइल की। इसराइल बाद में शामिल हुआ है लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की हमेशा दे स्टैंड, और या उनका जो स्टैंड रहा है, दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला को उन्होंने टेररिस्ट ही बताते रहे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को टेररिस्ट मूवमेंट बताते रहे और अपार्थीड को आखिर तक इन तीनों ने सपोर्ट किया साउथ अफ्रीका में, जब तक अनलेस एंड अनटिल मंडेला का मूवमेंट सफल नहीं हुआ, बाहर नहीं है और वहाँ पे जो है एक आज़ाद सरकार क्रिएट नहीं हुई जहाँ पे ब्लैक्स को राइट मिलने शुरू हुए, उससे पहले नहीं होता था। इस मूवमेंट का, इन शहादतों का हम देख रहे हैं कि जब तक ये कुर्बानी रहेगा नहीं जाएगी। और ये आप देखिएगा कि इनके सारे नैरेटिव फेल हुए कि इन्होंने कहा कि साहब वो डर के छुप गए, लोग लड़ते हुए मैदान में लड़ रहे हैं। भैया ये सिनवार का आप देखिए, तो असैसिनेशन बिड में नहीं मरे, सामने टैंक के सामने और आरपीजी और सब चल रहा है और उसके सामने लड़ता हुआ एक आदमी गया। ये जो इंसिडेंट होते हैं, इससे होता क्या है कि जो अगली जनरेशन जिन्होंने खून खराबा देखा है, ये इन किस्सों को सुन के बड़े होते हैं, एक जनरेशन में नहीं होता। तो मूवमेंट ऐसे ख़त्म नहीं होते, शहादतें होती रहेंगी, ठीक है, लड़ाई है। और लड़ाई में ये हमारे लिए, आपके लिए, हम बाहर बैठे हैं, ये जो सोशल मीडिया के ट्रोल्स हैं उनके लिए किस्से हो सकते हैं कि साहब मर गया, देखो कैसे मार दिया। जो लड़ रहे हैं वो उस चीज़ को जानते हैं और वो मैदान जंग में कोई आदमी आरती भजन गाने नहीं जाता, लड़ने और मरने ही जाता है। तो जब मैदान में जाएगा, शहादत भी उसकी वो जो कि भाई जो घोड़े पे चढ़ेगा वही मरेगा। गिरते हैं शहसवारी मैदान है, जब घोड़े पे नहीं चढ़ेगा तो नहीं मरेगा। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में, मैं मोहम्मद अली। इजराइल द्वारा फ़िलिस्तीन पर लगातार नरसंहार किया जा रहा है। 1 वर्ष पूरा हो चुका है, 40,000 से ज़्यादा लोग शहीद हो चुके हैं। हमास के जो प्रमुख थे इस्माइल हानिया, वो इस हमले में शहीद हुए। उसके बाद हाल ही में याह्या साहब शहीद हुए। उसके कुछ समय पहले हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह साहब शहीद हुए। लगातार जो शहादत का सिलसिला है वो जारी है। क्या वजह है कि ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही? इजराइल लगातार हमले कर रहा है, हालांकि जवाब हमास की तरफ से, जो फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस है उनकी तरफ से जवाब दिया जा रहा है। जंग जो 2 मुल्कों के बीच शुरू हुई थी वो एक खित्ते में फैल चुकी है। क्या वजह है? इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार जैगम मुर्तज़ा साहब। जैगम साहब मिडिल ईस्ट के जानकार हैं और काफ़ी समय तक वहाँ पर यात्रा करके भी आए हैं। तो आइए जानते हैं, बातचीत करते हैं। जैगम सर, क्या वजह है कि मतलब ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा? एक बार इतिहास से हम शुरुआत करेंगे कि इसका इतिहास क्या है। मैं तुम्हारे जो इंट्रोडक्शन में एक टर्म आपने यूज़ किया, ये लड़ाई 2 मुल्कों से शुरू हुई थी, तो इसे लेके बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सेंटेंस हो जाता है। मामला एग्जिस्टेंस और कोएग्जिस्टेंस का है। आप जिन्हें 2 मुल्क कह रहे हैं उनमें से एक मुल्क है जिसकी ज़मीन पर या जिसके सिर पर एक दूसरा एक नेशन है जो बिल्ड कर दिया गया। दोनों में से कोई भी एक दूसरे को लेजिटिमेट नेशन नहीं मानता। फ़िलिस्तीनी की नज़र में इज़राइल नेशन नहीं है, वो ऑक्यूपाइंग फोर्सेस हैं
और इज़राइल की नज़र में फ़िलिस्तीनी नेशन नहीं है, वो टेररिस्ट और उनके लिए कुछ भी हो सकते हैं, मतलब उन्हें वो नेशन मानने को राज़ी नहीं है। अब मसला ये है कि एक लैंड मास है जिस पे एक पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती थी, वहाँ पे आर्टिफिशियल और नेचुरल जो राइट्स का फ़र्क है वो इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच में कन्फ्लिक्ट का बड़ा रीज़न है। 1948 से पहले उस रीजन में बहुत सारे मुल्क जो अब एग्जिस्ट करते हैं या जो नक्शे पे हमें दिखते हैं वो उस नक्शे पे नहीं थे, उनमें से इज़राइल भी नहीं था। हालांकि इज़राइल या किसी आप इज़राइली से बात करेंगे तो वो आपको लेके जाएगा कि भाई प्रॉफिट मोसेस के ज़माने में और जो प्रॉमिस्ड लैंड की बातें करेगा और वो सब कुछ है। लेकिन 1948 तक उस रीजन में कोई ऐसा कन्फ्लिक्ट नहीं था जिसमें इज़राइली बनाम फ़िलिस्तीनी या अरब बनाम ज़ियोनिस्ट या अरब बनाम ज्यूइश कोई कन्फ्लिक्ट रहा हो। अगर वो कन्फ्लिक्ट होता तो जैसा दावा ज्यूइश कम्युनिटी करती कि हमने ज़मीनें ख़रीदी या हम तो आके रहे, या फ़िलिस्तीनी कहते हैं कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिफ्यूजीज़ थे जिन्हें जर्मनी से या पूरे यूरोप से मार के कूट के निकाल दिया गया था, उन्हें हमने पनाह दी थी। अगर ये कन्फ्लिक्ट वाली बातें होती हैं तो फिर इजरायलीज़ को उस रीजन में कोई फिर पनाह या ज़मीनें या वहाँ पे एंट्रेंस क्यों देता? ये एक चीज़। अब आपने कहा कि इसका रूट कॉज क्या? रूट कॉज ये है कि आप मेरे घर में मेहमान आइए या आप परेशान हैं, मुझे लग रहा है कि इंसानियत के नाते, रिश्तेदारी के नाते या किसी और वजह से मैं कहूँगा नहीं मोहम्मद अली तुम परेशान हो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरे घर के दरवाजे खुले हैं और तुम आओ आराम से, बीवी बच्चों के साथ आओ, घर में रहो, कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन तुम डिमांडिंग हो जाओ और तीसरे दिन तुम कहो कि मेरा काम एक कमरे में नहीं चल रहा, मेरे तो और भी रिश्तेदार हैं, मेरी बेटी वहाँ रहती है, मेरा भतीजा वहाँ रहता है, मेरा भांजा वहाँ रहता है, एक कमरा और ख़ाली करो, मैं ना करूँ तो आप जबरन ने कमरा खाली करो। तो उसके बाद में धीरे धीरे ये हो कि घर में जो 10-5 कमरे हैं उनमें से मैं कमरे में सिमट जाऊँ, 2/3 या 2/3 से ज़्यादा जो लैंड मास है उस पर आप आए थे, आप घर में काबिज़ हैं और आप कह रहे हैं कि भाई आपने तो ये कोई बात है, मैं इस घर में रहता रहा हूँ इतने बरस से, मैं कहाँ जाऊँगा, मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। और जो घर का ओनर है उसकी दिक्कत यह है कि उसके पास उसका जो कमरा है वो एक ओपन जेल बन गया है जिसमें से ना पानी पीने निकल सकता है, ना उसके पास कोई राइट है, वो इजरायली पासपोर्ट के ऊपर वहाँ पर उसकी एंट्रेंस एग्ज़िट है, ऐसा नेशन उसके पास कुछ नहीं है। तो फिर कन्फ्लिक्ट जाहिर सी बात है। आदमी एक ये यूरोपियन नोशन ही है, मतलब बाकी जो यूरोपियंस बड़ा ह्यूमन राइट्स और इक्वलिटी की बातें करते हैं, वहाँ पे एक नोशन ये भी है कि आदमी किसी की सबवर्सेंस या किसी की ज़बरदस्ती या किसी का ज़ोर जबरा बर्दाश्त नहीं करता है। ऑल मैन आर बॉर्न फ्री, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सब बराबर हैं, ऑल मैन आर इक्वल एंड ऑल मैन आर बॉर्न फ्री। वहाँ मसला क्या है कि इजरायलीज़ के साथ में एक तो आपने मुल्क कब्ज़ा किया, ऊपर से आपने जो ओनर्स थे या जो वहाँ के जो या जिन्होंने जन्म लिया है, जिनकी ज़मीन थी वहाँ, उन्हें आपने सबवर्ट कर दिया और अपना ग़ुलाम बना के और उन्हें 3rd ग्रेड की सिटीज़नशिप पे धकेल दिया। और फिर आप उनसे तवक्को रख रहे हैं कि वो आपको सलाम करके चलें, आपसे प्यार मोहब्बत से रहें और आपके घर में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये बड़ा मुश्किल है। आदमी निकोलो मैकियावेली एक पॉलिटिकल थिंकर गुजरे, उन्होंने एक बड़ा मज़ेदार एक जो वाक्य बोला है, उन्होंने कहा कि आदमी अपने बाप के मर्डरर को भूल जाता या हत्यारे को भूल जाता, लेकिन अपनी संपत्ति के अपराधा को नहीं भूलता। जिसने ज़मीन छीनी है, घर छीना, उसे नहीं भूलता। तो कन्फ्लिक्ट है, और कन्फ्लिक्ट जो है वो यही है कि वहाँ पर नेशनलिज्म और नेशनल और नेशन होने का जो फ़र्क है वो नुमाया, और वो जब तक रहेगा तब तक वो कन्फ्लिक्ट बना रहेगा, ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म होने वाला नहीं है। जैगम सर, हमने देखा ये मतलब जो हमलों का सिलसिला है 1948 से जारी है, लेकिन 8 अक्टूबर के बाद जब हमास ने हमला किया उसके बाद से अब 1 साल पूरा हो चुका है, लगातार इजराइल हमले करे जा रहा है। जो लड़ाई मतलब फिर मैं दोबारा कहूँगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन मुल्क मानता है दोनों को, दोनों मुल्कों के बीच थी, उसमें अब एक तरफ अमेरिका कूद चुका है, महाशक्ति है अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान भी महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो जो जंग दो मुल्कों के बीच थे, वो नहीं लगता दो महाशक्तियों के बीच में आगे पीछे से सब सपोर्ट मिल रहा है? अमेरिका पहली बार कूदा है या यूरोपियंस का पहली बार इजराइल को सपोर्ट है?
जिस दिन से इसराइल का एग्जिस्टेंस उस रीजन में तभी से है, और वो रीजन में उसका एक रीज़न ये है कि जब ऑटोमन्स का डिक्लाइन हुआ उसके बाद में अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स ने मिलके उस रीजन पे मैप पे लाइन खींची और अपने नुमाइंदे और अपने सेटलर्स को वहाँ पे उन्होंने सेटल किया, इसीलिए कि वो रिसोर्सफुल एरिया था। झगड़ा रिसोर्सेज का है और पॉपुलेशन से कोई लगाव ना हो कि ज़मीनों से, और वहाँ पे जो होने वाले जो नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें तेल भी है, जिसमें गैस भी है, जिसमें और भी मिनरल्स हैं, उन्हें लेके उन पर कब्ज़े का फसाद है। और अमेरिका की हमेशा पॉलिसी रही, और अमेरिका नहीं, इम्पेरियलिज्म एक प्रोजेक्ट रहा है पूरा जो वाइट्स का, कि जहाँ पर भी रिसोर्सेज हों और जहाँ पर अपने रिसोर्सेज को हमें बचा के रखना है। सेकंड और थर्ड वर्ल्ड के जो नेशंस हैं उनकी ज़मीनें भी कब्जा नहीं है, उन्हें लोगों को अपना जो है ग़ुलाम भी बना के रखना है और वहाँ के रिसोर्सेज को निचोड़ के लेके जाना। हमने, आप इसराइल छोड़ दीजिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं हमारी अपनी हिस्ट्री रही है कि, और ये बाकायदा इससे बड़ा सच नहीं है कि मैनचेस्टर की जो मिलें चला करती थी वो हमारे खून से चला करती थी। ब्रिटिश एम्पायर के जो बड़े बड़े महल खड़े हुए थे वो हम हिंदुस्तानियों के खून से उनका गारा बना, ईंटें बनी और उस पर इमारतें खड़ी हुई, और उन्होंने हमें बरसों बरस हमारे रिसोर्सेज को लूटा। और वो तब गए जब हमारे पास उन्हें लगा कि अब यहाँ से जो होने वाली अर्निंग है और यहाँ का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो ज़्यादा हो गया और अर्निंग कम है। जब यहाँ फेमिन्स होने लगे, भुखमरियाँ फैलने लगी और हमें भूख के कगार पे और बिल्कुल ग़ुलामी से हमें तंगहाल करके, बदहाल करके, और ब्रिटिशर्स यहाँ और एक नया फसाद बो के चले गए। ये हिस्ट्री रही है। ब्रिटिश अकेला बंटवारा नहीं किया, ब्रिटिशर्स की तारीख़ है। वो जिस रीजन से निकले वहाँ पर एक आर्टिफिशियल एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट करके गए, हमारे बराबर पाकिस्तान बना के गए। और वो पाकिस्तान, बहुत सारे लोग कहते हैं फलां ने बांट लिया, ढिमका ने नहीं बांटा भाई। वो एक ब्रिटिश डोमेन था जिसमें उन्होंने अपने लिए एक सैन्य अड्डा उन्होंने बना के खड़ा कर दिया, जो हमारे लिए आज नासूर है। यही काम उन्होंने साउथ सूडान, नॉर्थ सूडान में किया। वही काम जब उन्होंने मिडिल ईस्ट के रीजन से पुल आउट किया तो उन्होंने वहाँ इसराइल क्रिएट किया वहाँ पे। और जहाँ जहाँ इनकी कॉलोनीज़ रही हैं वहाँ की तारीख़ है कि इस तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट है जहाँ पे दो नेशंस, और उसका इम्पैक्ट क्या होता है? उसका इम्पैक्ट ये है, 26 जनवरी पर आप टेलीविज़न देखते होंगे, हमारे यहाँ टीवी पे आज़ादी की लड़ाई के किस्से नहीं बताए जाते। वहाँ पर हम पाकिस्तान से लड़ रहे होते हैं, पाकिस्तानी भी यही कर रहे होंगे जी। यही काम सूडानी एक दूसरे के साथ करते हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया का रीजन है। ये आर्टिफिशियल कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए गए, और वो इसलिए किए गए कि उन्होंने जो हम पे जुल्म किए हैं या हम पे ज़्यादतियाँ की हैं, हम उन्हें भूल जाएँ और हम अपने झगड़ों में उलझ कर हम एक दूसरे में लड़े हुए हैं, और वो अपना, उनका कोई जिक्र भी नहीं करता है। कोई हिंदुस्तानी कहते सुना है कि अंग्रेज़ हमारे साथ क्या, हमें कितने साल पीछे करके चले गए, हमारे कितने रिसोर्सेज ले गए, या वो वहाँ क्यों है, हम यहाँ क्यों हैं। इस पर इन मसलों पर तो बात ही नहीं होती कभी। या कभी बात होती हो कि ब्रिटिश म्यूज़ियम्स में जो हमारे आर्टिफैक्ट्स हैं, या जो वहाँ पे जो हमारी जो कोहिनूर से लेकर आप दुनिया जहां की बातें करते हैं उनके पास है, वो उनके पास क्यों है? डकैती का माल है, उनकी कोई ओनरशिप थोड़ी है, लूट के लेके गए हैं। और हम डकैतों को जो है हम अपना दोस्त बनाए हुए हैं, वो हमारे दोस्त हैं। और जो हमारे भाई थे या जो जिनके साथ हमारी अड़ोस पड़ोस हम रहते थे, हम जिनके साथ हमारी पीढ़ियाँ गुजर रही थी, हम खून के प्यासे और एक दूसरे के दुश्मन है, वो पूरी दुनिया की तारीख है। तो आपका कहना है ये जो लड़ाई है ये ज़मीन के टुकड़े की नहीं है बल्कि रिसोर्सेज की है? रिसोर्सेज की भी है और हेजीमनी है। वो है क्या कि सुपर पावर या इम्पीरियलिज्म का जो एक उनका एक पुराना एक तारीख़ रही है, और ख़ास तौर पे ये हम वहाँ बड़े आराम से कह के निकल जाते हैं कि भाई ये अब्राहमिक जो सेक्ट्स हैं उनका आपस में जो बंटवारे का झगड़ा है, लेकिन खाली उसका नहीं है। पूरी दुनिया में दौलत पे, रिसोर्सेज पे जो जूइश, क्रिश्चियन और इस्लाम जिन्हें अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं, इनके बीच में कन्फ्लिक्ट तो बाकी हिस्टोरिकल है, इसमें कोई शक नहीं है। और यूनिफिकेशन के भी बहुत सारी जगह हैं। जेरूसलम का ही जो किस्सा है, जेरूसलम पे अब जूइश कम्युनिटी अपना दावा कर दे तो अब क्या क्रिश्चियंस का दावा ख़त्म हो जाएगा? वो तो क्रिश्चियंस का भी दावा नहीं मानते, वो तो उनके लिए भी है। और क्रिश्चियन से अगर आप पूछें तो जेरूसलम जो है वो ईसा की भी ज़मीन है, हमारे लिए भी वो उतनी मुक़द्दस है। तो अब इन सब चीज़ों में हालांकि ये बड़ा आसान और सिंप्लीफिकेशन करने वाली बातें हैं,
तो एक कोई मोटिव नहीं, खाली रिसोर्सेज पे कह दें हम, या खाली कह दें ये बंटवारों का झगड़ा है, या कह दें कि ये हिस्टोरिकल कोई कन्फ्लिक्ट है। बहुत सारे रीज़न है, लेकिन हाँ इसमें एक बड़ा रीज़न यही है कि वो नेशंस जो दुनिया में अपनी हेजेमनी और लोगों को अपने नीचे दबा के रखना चाहते हैं और रिसोर्सेज को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो दुनिया के लिए जो जिसे वर्ल्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं वो डिफ़ाइन कर रहे हैं कि मुल्क कैसे चलें, उनके हक़ में कैसे पॉलिसीज़ बने, उनके लोन्स पे कैसे हम ताउम्र या ताहयात जो हैं हम इंटरेस्ट चुकाते रहें, और हम उनके लिए कैसे क्लास 2 ह्यूमन बन के उनके लिए हम काम करते रहें उनके इंटरेस्ट में। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे अमेरिका तो हेजेमनी के लिए लड़ रहा है, अमेरिका जो इजराइल को सपोर्ट कर रहा है हेजेमनी के, लेकिन ईरान जो सपोर्ट कर रहा है फ़िलिस्तीन को, वो क्यों कर रहा है? आपने ईरान की तारीख़ नहीं पढ़ी। ईरान में 2 चीज़ें आप हिस्टोरिकल अगर उनका देखेंगे आप, पहला तो ये है कि 48 से लेके 79 तक इज़राइल को मान्यता देने वालों में, इज़राइल के सबसे करीबी लोगों में ईरान एज अ नेशन था, और उस टाइम में जो वहाँ रूलर था मोहम्मद शाह पहलवी, ही वाज ए अमेरिकन स्टूज। सिमिलरली जैसे बहुत सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में ऑटोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद या उसके बंटवारा करके अलग अलग रूलर्स बैठाए थे, ऐसे ईरान में भी एक अमेरिका से अपना एक हेजीमनी गवर्नमेंट बनाई हुआ, या अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे बिठा दिया। आप 48 से लेके 79 के बीच की तारीख़ अगर पढ़ेंगे, आप तेहरान में जाइए तो वहाँ पे सवाक की जेलें देखिएगा। आप अमेरिकन एम्बेसी के कंपाउंड में घूम के आइएगा, अमेरिकन एम्बेसी का कंपाउंड अपने आप में पूरा शहर है, और जिसके अंदर उन्होंने ईरानियों को जो भी अपनी नेशनलिज्म की बातें करता था, जो भी अपने राइट्स की बातें करता था, उन्होंने पकड़ा, जेलों में ठूंसा, मारा, कूटा, और मिलियंस के हैं जो नंबर्स हैं जिनकी लाशें गायब हो गई, उन्हें उठाया और कुम और नतांस का जो एरिया जिसे हम कहते हैं, वहाँ नमक के सहरा हैं, उस रीजन में नमक का बड़े बड़े रेगिस्तान है, और वहाँ ले आकर आदमी को डाल दिया, डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी, गल गया, गायब हो गया, और आदमी गायब हो गया। फोर्स डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है एलोपमेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ गायब होने की जो उस ज़माने में वाक़े बहुत हुए। तो ईरानियंस में उसके अगेंस्ट बड़ा गुस्सा था, और जब शाह को उखाड़ के फेंका तो शाह को बचाने के लिए इजराइल और अमेरिका ने पूरी ताकत लगाई। तो वहाँ की जो रेवोल्यूशन है, वो रेवोल्यूशन अमेरिका एंटी अमेरिकन और एंटी इजरायली रेवोल्यूशन एक मूवमेंट था, जैसे हमारा ब्रिटिश से अगेंस्ट रहा। तो एक नेचुरल नफ़रत होने का एक रीज़न था कि भाई हमने आज़ादी पाई किन से, इजरायली से और अमेरिकन के क्लचेस से, जो हम पे रूल कर रहे थे, और हमारे रूलर के बहाने हम हमारे। और उससे पहले का एक बड़ा मशहूर वाक़या है कि मोहम्मद मुसद्दिक़ वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे, 50s की बात है। ही वॉज अ कम्युनिस्ट लीडर, कम्युनिस्ट पार्टी की वहाँ सरकार बनी, और ब्रिटिश जो MI6 है, ये ऑन रिकॉर्ड है कि MI6 ने उसे तख्ता पलट दिया। लोग कहते हैं मुल्लाओं की सरकार आ गई, रास्ता किसने बनाया? डेमोक्रेसी, और आप डेमोक्रेटिक होते तो डेमोक्रेसी वाली सरकारें चलने दी, आपने डेमोक्रेसी वाली सरकारें नहीं चलने दी, और ईरान पे कब्ज़ा किया। एक तो है रीज़न ये जी, और दूसरा रीज़न ये है कि 79 की रेवोल्यूशन में करबला अपने आप में एक बड़ा नारा था। आप ईरानियन रेवोल्यूशन की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एक साहब गुजरे हैं, अली शरीयती साहब, प्रोफेसर थे, और ईरानियन जो रेवोल्यूशन है 79 का, उसके आइडियोलॉग भी रहे। उन्होंने एक नारा दिया उस ज़माने में इसके अगेंस्ट, शाह के अगेंस्ट, कि कुल्लु अर्ज़िन करबला कुल्लु यौमिन आशूरा, कि दुनिया में हर जगह आशूरा है, और हर दिन आशूरा है, और हर जगह करबला है, जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है। करबला ख़ास तौर पे शिया हिस्ट्री में करबला को अपने आप में बाकायदा जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े होने का और जुल्म के ख़िलाफ़ लड़ने का एक, और शिया हिस्ट्री में नहीं, बाकी मुस्लिम इस्लामिक हिस्ट्री में, एक्सेप्ट कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा यजीद के कोई फॉलोअर अगर 2-4 कोई हों तो उन्हें छोड़ के, मेजॉरिटी यही मानती कि करबला जुल्म के ख़िलाफ़ इंसानी तारीख़ में और हमारी तारीख़ में सबसे बड़ा मरहला है, जिसने हमें सिखाया है कि चाहे जान देनी पड़ जाए, जुल्म सहना नहीं है, जुल्म होते हुए नहीं देखना। इमाम हुसैन क्या बता के गए? जुल्म होते हुए नहीं देखना है, जुल्म करना नहीं है, और अगर कोई मज़लूम है तो उसके साथ खड़ा हो जाना है। बहुत सारे लोगों को हम कूफ़ा, एक टर्म बार बार कूफ़ा करके हम जो लानतें भेजते हैं, किस बात की भेजते हैं? कि नवासे रसूल पे जो जुल्म हो रहा था तो उनमें से कोई बचाने के लिए नहीं आया, उनके एलिजेंस थी, वो पीछे हट गए, उन्होंने वादा किया और वादा पूरा नहीं किया,
और उल्टा उनमें से बहुत सारे लोग कत्ल इमाम हुसैन में शरीक हो गए। 1400 साल से हम इस बात की लानत करते चले आ रहे हैं। अब इतना करने के बाद जब करबला के इर्द गिर्द आपकी पूरी रेवोल्यूशन है, पूरी हिस्ट्री है, फिर आप कह दें कि हम जुल्म होते देखें और हम पीछे हट जाएं, तो ईरान के पास कोई ऑप्शन नहीं है। या तो करबला मानना बंद कर दे या जुल्म पे आंखें बंद कर ले और इस पर खामोश बैठ जाए। तो सीधा सीधा दो चीज़ों की लड़ाई है। एक तो ये है कि भाई जुल्म और ज़्यादती की लड़ाई है, फ़िलिस्तीनियों के साथ, लेबनीज़ के साथ या सीरियंस के साथ में जो पिछले 50, 60, 70 साल से जो हो रहा है वो जुल्म है। उनकी ज़मीनें, उनके घर, उनके रिसोर्सेज सब पे कब्ज़ा है और आप उन्हें मार भी रहे हैं। उन्हें इक्वालिटी का राइट ख़त्म है। वो उनके अस्पतालों पर आप हमले कर रहे हैं, उनके स्कूल आपने ख़त्म कर दिए। पूरी जो लोग, मतलब आप ये देखिए तारीख़ में कि जो लोग रेफ्यूजी कैंप्स में, तो रेफ्यूजीज़ पे कभी बमबारी नहीं थी, वो भी आपने कर डाला। तो फिर बचा क्या? बच्चों को आपने नहीं छोड़ा, औरतों को आपने नहीं छोड़ा। तो इतना तो कोई बेगैरत नहीं है कि आपके बच्चे और आपकी औरतों पे जुल्म हो रहा हो और वो ये कह दे कि नहीं आप मुझे मारते रहिए। और मैं जो है बहुत ही ज़्यादा, ये सबके अपने अपने टेम्परामेंट होते हैं। सर ये बताइए, विश्व की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ है। यूएनओ कई बार कह चुका है कि युद्ध विराम होना चाहिए। ज़्यादातर मुल्क युद्ध विराम के पक्ष में हैं। हालांकि क्या वजह है कि युद्ध विराम नहीं हो पा रहा? इजराइल जो है, अमेरिका उसके पीछे है। अमेरिका इतना ताकतवर है कि यूएनओ से ऊपर हो चुका है। इजराइल ने, जो यूएनओ के महासचिव हैं, उनकी घुसने पर इजराइल ने पाबंदी लगा दी है। तो कहीं ना कहीं ये नहीं देखा जा रहा कि सबसे बड़ा इस वक्त अमेरिका है, उसी के कहने पर जो होगा, जो भी कुछ होगा। अब देखिएगा कि यूएन के ही वेबसाइट पे जाके देखना कि इजराइल के अगेंस्ट कितने रेजोल्यूशन यूएन में और यूएन जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल ने पास किए वही हैं मैं कहता हूँ। और उनमें कौन सा कभी लागू हुआ है। लागू होने की नौबत आती है तो अमेरिका उसे वीटो कर देता है। अच्छा, अमेरिका का लोग जो हैं बड़ा सवाल करते हैं इस चीज़ का कि अमेरिका में मतलब अपने जो उनके सिटीजन्स हैं उनके लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। अभी बाकायदा हिल्टन से लेके और इतने सारे तूफ़ान गुजर के चले गए और इतनी तबाही हुई। वहाँ पर रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन के लिए आप कह देंगे कि हम अपनी पॉपुलेशन को टैक्स करें किसके लिए? आप इजराइल डिमांड करेगा हथियार की, पैसों की। और बाकायदा इस लड़ाई के बीच में भी आप देखिए कि हर बार वो बार डिमांड करके भेज रहा है कि हमारा खर्च के लिए पैसे नहीं हैं, हमारे पास मिसाइल्स ख़त्म हो रहे हैं। अमेरिका उनका डिमांड पूरी कर रहा है। तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। या तो भाई अमेरिका के अंदर कोई स्टेट विद इन ए स्टेट है जो अमेरिकन स्टेट को कमांड कर रहा है कि भाई आप जो हैं हमारे ग़ुलाम हैं और आप हमारे बिहाफ पे सिर्फ रूल कर रहे हैं और आप हमारे इंटरेस्ट को सर्व कीजिए। या इज़राइल में जो है उनके इतने सारे इंटरेस्ट दबे हुए हैं कि उनके अपने सिटीजन्स की जो राइट्स हैं उनके मुकाबले इजराइलीज़ का खर्च पहले है, प्रायोरिटी है। तो ये तो अमेरिकन्स को भी सोचना चाहिए कि जो टैक्स पेयर्स मनी है, दिन रात अमेरिकन्स खटते हैं और टैक्स पे करते हैं, वो टैक्स पेयर्स मनी जा कहाँ रहा है, किसकी हिफाजत में जा रहा है? अमेरिकन्स की हिफाजत में नहीं जा रहा। अमेरिकन्स अपनी कौन सी लड़ाई लड़ें? आप ये देखिए, जितने सेंट्रल इसमें मिडिल ईस्ट में जितने वॉर अमेरिका ने लड़े हैं उसमें सबका रीज़न, सबके पीछे या ये अफ़गानिस्तान वॉर है जो भी है, उसमें कहीं ना कहीं इजराइल या इजराइल के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस या उनका दखल कहीं ना कहीं ज़रूर रहा है। ये तो अमेरिकन्स को सोचना चाहिए कि वो ब्रिटिश से आज़ाद हो गए थे या नहीं हुए थे, या आज भी ब्रिटिश और उनके जो सबवर्ट्स हैं उनके इंटरेस्ट को क्यों सर्व कर रहे हैं। ये उनकी भी जिम्मेदारी है। हम तो खैर सवाल कर ही रहे हैं इन बातों पर। अच्छा, इस जो नरसंहार या जंग, इसके दौरान 3 बड़े जो नेता थे, लीडर थे, वो शहीद हुए। हसन नसरुल्लाह, याहया और इस्माइल हानिया। इन तीनों की शहादत को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, अब्बास मूसी साहब थे हिज़्बुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी हसन नसरुल्लाह साहब से पहले। 92 में उनका ऐसे ही इन्हीं सर्कमस्टेंसेस में मर्डर हुआ और इसी तरीके से पैनिक करके, मतलब जब इन्हें लगा कि लड़ाई लंबी जा रही है और हम नहीं बढ़, तो ये इजराइल की पुरानी मोडस ऑपरेंडी के 8-10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर चारों तरफ से पूरा बम्बार्ड कर देगा, पूरे इलाके को तहस नहस कर देगा। लेकिन उसके बाद में फिर सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है, तो फिर अमेरिका के पास जाके शोर मचा के सीज फायर की बातें करेगा और वो सब होगा। जब मूवमेंट्स बनते हैं तो ये उसमें पर्सन्स की जो शहादत है वो नेग्लिजिबल हो जाती है। हमारी अपनी तारीख़ आप उठा के देखिए, क्या चंद्रशेखर या भगत सिंह या राजगुरु, इन लोगों की फांसी के बाद फ्रीडम मूवमेंट बंद हुआ? ब्रिटिशर्स ने लाखों लाख लोगों को मार डाला। लाला लाजपत राय पे लाठी चलाने से लेके और
आखिर में मतलब हमने तो आप आज की तारीख़ में बड़ा मिलिटेंट और ये सब टेररिज्म के आप कहते हैं, हमने आज़ाद फ़ौज बना के हमने बाकायदा अपनी सीमा के बाहर तक जाके लड़ाई लड़ी है और हम लड़े उसके ऊपर। तो क्या हमारा फ्रीडम मूवमेंट ख़त्म हो गया था? इज़राइल के साथ दिक्कत ये है कि इज़राइल को इस लड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है, अब से पहले जब भी ख़बरें आती थीं ब्रिटिश मीडिया में, अमेरिकन मीडिया में, ग्लोबल ख़बरें आप पढ़िएगा कभी, वो ख़बरें आती थी कि रेजिस्टेंस, मिलिटेंसी, टेररिज्म इस तरह की हुआ। इस लड़ाई का सबसे बड़ा जो एक नैरेटिव चेंज हुआ है वो ये हुआ है कि आम फ़िलिस्तीनी आज़ादी की बातें कर रहे हैं और आम आदमी, सड़क चलता यूरोपियन, सड़क चलता अमेरिकन, चाहे वो कहीं भी बनाए, वो बेईमानी से हो, इधर हो उधर हो, टू नेशन थ्योरी दोबारा से ज़िंदा होगी, वो कहाँ पता नहीं दफन थी, कभी जिक्र नहीं होते थे, को एग्जिस्टेंस की बातें होने लगी। और अब ये सवाल होने लगा कि भाई अब ये मामला जो है सेटल करके और ये सब जो है पीस लाया जाए और एक नेशन। हम इस बात के आप मान के चलिए, शहादत हर रेवोल्यूशन कुर्बानी मांगती है, चाहे मूवमेंट पीसफुल रहे हो चाहे जो भी रहा हो। और ये तारीख़ रही है ब्रिटेन की, अमेरिका की और इसराइल की। इसराइल बाद में शामिल हुआ है, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन की हमेशा दे स्टैंड, और या उनका जो स्टैंड रहा है, दे हैव ऑलवेज बीन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द हिस्ट्री। नेल्सन मंडेला को उन्होंने टेररिस्ट ही बताते रहे और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को टेररिस्ट मूवमेंट बताते रहे, और अपार्थीड को आखिर तक इन तीनों ने सपोर्ट किया साउथ अफ्रीका में, जब तक अनलेस एंड अनटिल मंडेला का मूवमेंट सफल नहीं हुआ, बाहर नहीं है, और वहाँ पे जो है एक आज़ाद सरकार क्रिएट नहीं हुई जहाँ पे ब्लैक्स को राइट मिलने शुरू हुए, उससे पहले नहीं होता था। इस मूवमेंट का, इन शहादतों का हम देख रहे हैं कि जब तक ये कुर्बानी रहेगा नहीं जाएगी। और ये आप देखिएगा कि इनके सारे नैरेटिव फेल हुए कि इन्होंने कहा कि साहब वो डर के छुप गए, लोग लड़ते हुए मैदान में लड़ रहे हैं। भैया ये सिनवार का आप देखिए, वो असैसिनेशन बिड में नहीं मरे, सामने टैंक के सामने और RPG और सब चल रहा है और उसके सामने लड़ता हुआ एक आदमी गया। ये जो इंसिडेंट होते हैं, इससे होता क्या है कि जो अगली जनरेशन जिन्होंने खून खराबा देखा है, ये इन किस्सों को सुन के बड़े होते हैं, एक जनरेशन में नहीं होता। खुमैनी साहब जब ईरान से निकाले गए थे, आपने ईरान का जिक्र किया था, मैं बड़ा वो कहता हूँ, तो उस ज़माने में शाह रज़ा पहलवी ने तंज़ किया उन्हें, वो वहाँ से निकले और पहली बार नजफ़ जाने के लिए जब उड़े तो इराक़ ने, उस टाइम सद्दाम का रजीम था, अब वो प्रो अमेरिकन हो रहे थे उस ज़माने में, उन्होंने एज़ालम छोड़िए, एंट्री नहीं दी इराक़ के अंदर, और वो एयरपोर्ट पे इधर उधर भटके, फिर जैसे तैसे पेरिस पहुँचे। लंबी कहानी है। उस टाइम इसने रज़ा शाह पहलवी ने ताना दिया था कि खुमैनी कहा करते थे कि मुझे अगर कुछ होगा तो मुजाहिद सड़कों पर उतर आएंगे और रेवोल्यूशन आ जाएगी, खून खराबे हो जाएंगे, ये हो जाएगा। बोले आज कौन है देखो, और बड़ा वाहियात टर्म यूज़ किया था कि देखो आज भाग रहा है और इसकी तरफ से कौन बोल रहा है। उसके रिप्लाई में खुमैनी साहब ने बड़ा मज़ेदार उस ज़माने में कहा था कि मेरी जो हिमायत में जो बचे वो या तो माओ की गोद में या माओ के शिकम में। और आप डिफरेंस देखिएगा, खुमैनी का ईरान छोड़ के जाना और खुमैनी जिस दिन दोबारा ईरान में लैंड हुए हैं, वो जो पूरी जनरेशन है, वो जनरेशन थी जिसने मार्शल लॉ को डिफाई किया, जिसने शाह की फ़ौजों को डिफाई कर दिया। फ़ौजियों ने हथियार डाल दिए, बोले हम अपने लोगों को क्यों मारेंगे, और वही खुमैनी और शाह उसी तरह से फिर जान बचा के भागे, आज तक ईरान में कभी दाखिल नहीं हो पाए। अब उनके साहबजादे, उनकी बेटियां रंग बिरंगे रोज़ाना वो कहते हैं कि साहब हम ये करेंगे और डेमोक्रेसी। अरे राजा और डेमोक्रेसी लाते तो ये वाले दिन ही नहीं आते, आप डेमोक्रेटिक थे नहीं, आपको छोड़ के भागना पड़ गया वहाँ। तो मूवमेंट ऐसे ख़त्म नहीं होते, शहादतें होती रहेंगी, ठीक है, लड़ाई है, और लड़ाई में ये हमारे लिए, आपके लिए, हम बाहर बैठे हैं, ये जो सोशल मीडिया के ट्रॉल्स हैं उनके लिए किस्से हो सकते हैं कि साहब मर गया, देखो कैसे मार दिया। जो लड़ रहे हैं वो उस चीज़ को जानते हैं, और वो मैदान जंग में कोई आदमी आरती भजन गाने नहीं जाता, लड़ने और मरने ही जाता है। तो जब मैदान में जाएगा, शहादत भी उसकी वो जो कि भाई जो घोड़े पे चढ़ेगा वही मरेगा। गिरते हैं शहसवारी मैदान जंग में, घोड़े पे नहीं चढ़ेगा तो नहीं मरेगा। अच्छा सर, ये बताइए आखिरी सवाल कि ये जो जंग है, झगड़ा है, इसका अंत किस तरह से देखते हैं आप? मेरी नज़र में तो ये लड़ाई तब तक ख़त्म नहीं होगी जब आप इसे होल्ड पे डाल सकते हैं, सीज़ फायर करके लंबित कर सकते हैं, विलंबित कर सकते हैं, लेकिन ये जब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक फ़िलिस्तीनियों को उनका घर नहीं मिल जाएगा।
और अब जब उनके दिलों में दिमाग में आज़ादी की एक बार सेंस आ गया और वो आज़ाद फ़िलिस्तीन की बातें करने लगे हैं, तो चाहे 5 बाई 5 किलोमीटर की पट्टी लेके बैठेंगे, आज़ाद मुल्क लिए बिना फ़िलिस्तीनी अब नहीं बैठेंगे। या तो ख़त्म होंगे, या तो फ़िलिस्तीनी नहीं रहेंगे, या फ़िलिस्तीन मिलेगा, या तो फ़िलिस्तीनियों को बिल्कुल इरेडिकेट कर देंगे, वरना फ़िलिस्तीन के बिना सॉल्यूशन। शुक्रिया। तो ये थे जैगब मुर्तज़ा साहब। इनका कहना है कि ये जो लड़ाई है, झगड़ा, इसका अंत तभी होगा जब फ़िलिस्तीनियों को उनका हक़ मिलेगा, उनकी ज़मीन मिलेगी। इनका कहना है कि जो भी शहादतें हो रही हैं वो बेकार नहीं जाएंगी। हमारी जो जंग आज़ादी थी उसमें भी शहादतें हुई हैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की। इसी तरीके से फ़िलिस्तीन में जो लोग लड़ रहे हैं अपने ज़मीन के लिए, अपने हक़ के लिए, उनकी शहादतें बेकार नहीं जाएंगी और इस लड़ाई का जो अंत है वो फ़िलिस्तीन को उसकी ज़मीन का हिस्सा मिलेगा, तभी हो पाएगा।